इस वीडियो में हम देखेंगे दी वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स। वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में हम वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स देखेंगे, बट उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द माइस्थेनिया ग्रैम्स, क्योंकि जो आपके वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स है उसका एक यूज़ भी आता है आगे। सो वो हम देखेंगे। वी हैव सीन द यूजेस ऑफ द वाटर सॉल्यूबल ड्रग, लेकिन उससे पहले विच आर द वाटर सॉल्यूबल ड्रग इसके बारे में देखेंगे। सो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, व्हाट आर एक्चुअली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स? जैसे मैंने बताया था हमारे पिछली वीडियो के रिवीजन में कि वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स आर दी ड्रग्स विच डू नॉट क्रॉसेस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। वेरी गुड वंशी। हाँ, मतलब क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल डू नॉट क्रॉसेस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। मीन्स दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर, मतलब दे डू नॉट एक्ट ऑन ग्लाउकोमा, मीन्स दे डू नॉट एक्ट ऑन द आई, राइट। सो वो ग्लाउकोमा पर एक्ट नहीं करते, वो जीआईटी में नहीं जाते, वो ब्रेन में नहीं जाते। हेंस दीज आर दी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। जनरली हमें 3 ड्रग्स है जिनको हमें पढ़ना है। कितने ड्रग्स है मास्टर? वी हैव 3 ड्रग्स। ओके, 3 ड्रग्स है जिसे हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, वो तो आपको पता है कि जैसे लिपिड सॉल्युबल में फाइजोस्टिगमेंट था, वैसे वाटर सॉल्युबल में कौन सी ड्रग है मास्टर? नियोस्टिगमेंट, राइट। तो जैसे वहां पे फाइजोस्टिगमेंट देखा हुआ, ऐसे यहाँ पे नियोस्टिगमेंट देखेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, और एक्चुअली दीज आर पाइरिडोस्टिगमेंट and the very important drug that we have to discuss called edrophonium. So these are the 3 important water soluble drugs जिसको हमें स्टडी करना है। बहुत सिंपल है, नाम याद हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आपके जैसा हूँ। मेरे को भी याद तब हुआ जब मैं तेरे को पढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइम्स वाचा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। ओके, सो इसलिए 3 वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर दी नियोस्टिगमेंट, पाइरिडोस्टिगमेंट एंड लास्ट इज एड्रोफोनियम। ओके बच्चे, नाउ एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के यूजेस देखने के लिए इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं, मतलब इसके 2 यूजेस हैं। हमें पहले चार्ट देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले वी हैव निकोटिनिक यूजेस। कौन से यूजेस? निकोटिनिक यूजेस। एंड सेकंड वी हैव मस्कैरिनिक यूजेस। सेकंड वी हैव मस्कैरिनिक यूजेस। सो निकोटिनिक यूजेस ये है पहला यूज, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज मस्कैरिनिक यूजेस, राइट। सो मास्टर, व्हाट आर द निकोटिनिक यूजेस? सबसे बताता हूँ, लेकिन इसमें कौन से आते वो भी हम सीखेंगे। सो मोस्टली ये ग्रुप हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है, और अगले वीडियो में वी आर डीलिंग विद द मस्कैरिनिक यूजेस। समझा? सो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के यूजेस पढ़ने हमें 2 कैटेगरी में पढ़ने, निकोटिनिक यूजेस एंड मस्कैरिनिक यूजेस। ओके बच्चा, यस मास्टर, वी गॉट इट। चल, अब नाउ वी हैव टू डील विद दी निकोटिनिक यूजेस। चल मैं हेडिंग डाल देता हूँ। सो आई हैव टू डील विद निकोटिनिक यूजेस ऑफ water soluble drugs. Nicotinic uses of water soluble drugs. Actually, okay, these are nicotinic uses of water soluble drug. इसमें निकोटिनिक यूजेस मतलब क्या? जो निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेंगे, इस तरह से आते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको 2 स्टडी करने। कितने स्टडी करने हैं? वी हैव टू स्टडी 2. वन इज MG एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कोब्रा पॉइजनिंग।
मतलब इन दो डिसीज में, इन दो कंडीशंस में हम वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे, बट दीज आर एक्चुअली दी वाटर सॉल्यूबल निकोटिनिक रिसेप्ट ड्रग्स। ओके बच्चा, तो सबसे पहला देखेंगे दैट इज ऑफ योर MG, विच इज योर फेवरेट एंड माई फेवरेट ऑल्सो बच्चा, दैट इज माइस्थीमिया ग्राविस। कौन सा है? दिस इज एक्चुअली दी माइस्थीमिया ग्राविस। अब तूने बचपन से देखा है एंड यू हैव स्टडीड ऑल्सो बच्चों कि माइस्थीमिया ग्राविस इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट? सो हमें दो स्टडी करने उससे पहले ये हमारे पहली है, सो वी आर स्टडिंग दिस द बच्चा फर्स्ट, माइस्थीमिया ग्राविस। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लें कि माइस्थीमिया ग्राविस इट इज एक्चुअली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इट इज एक्चुअली कैसा डिसऑर्डर है? इट इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा, और ये जो डिसीज है ना बच्चों, ये 1000 में से 1% को होने वाली डिसीज है। मतलब हर 1000 में से 1 सफर्स फ्रॉम द माइस्थीमिया ग्राविस एंड दिस इज एन एक्चुअली द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बट व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मास्टर? तूने बताया कि इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, बट एक्चुअली में व्हाट इज दिस? देख बच्चों, ये जो माइस्थीमिया ग्राविस है ये क्या करता है इन द डिसीज और इन द डिसऑर्डर कॉल्ड माइस्थीमिया ग्राविस, ये उस पर्सन की जो बॉडी होती है, उस पर्सन की जो बॉडी होती है दैट प्रोड्यूस, मतलब इस पर्सन की बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ओके, अगेंस्ट the self निकोटिनिक रिसेप्टर्स। बाप रे, कितना भयानक होगा। मतलब देख, उसकी बॉडी उसके खुद के निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती। मतलब यहाँ पे दिस इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ के इम्यून को डिस्ट्रक्ट करना, दिस इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझा? मतलब उसकी बॉडी, उसके बॉडी के अंदर क्या करती है कि उसके जो खुद के निकोटिनिक रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच एंटीबॉडीज, निकोटिनिक रिसेप्टर की जो संख्या है या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर के जो नंबर है या फिर उसके जो नंबर है, दीज आर गेट रिड्यूस्ड टू 1/3। मतलब 1/3 रह जाते, इतने कम हो जाते दीज आर नंबर्स ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर। देखा? सो दिस इज एक्चुअली नॉट इम्यून। समझो बच्चों? यस मास्टर। ओके ओके बच्चा, लेकिन माइस्थीमिया ग्राविस में सिम्टम्स कैसे आते? देखो, माइस्थीमिया ग्राविस contributes very high weakness and fatigability. You know fatigue मतलब थकवा आना। सो इसमें हाई वीकनेस भी है, हाई फैटिगेबिलिटी भी है। मतलब उस पर्सन की मसल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती, वीकनेस हो जाता। ठीक है बच्चों, ये तो हमने जाना। ओके, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है बच्चा। क्या होता है ना कि जब माइस्थीमिया ग्राविस, जैसे मैंने बताया था कि इट इज एक्चुअली एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेल्फ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया मेरे पास, ओके, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, देयर इज एन अ डॉक्टर एंड इस डॉक्टर के पास एक पेशेंट है। अ पेशेंट कम्स टू अ डॉक्टर ओपीडी और अ डॉक्टर क्लिनिक। पेशेंट बहुत ज्यादा उदास है बच्चों, ये यू कैन सी द उदासनेस ऑन योर चेहरा। ओके, सो क्या हुआ, इसकी बहुत ज्यादा मसल वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा इसको मसल वीकनेस है, बहुत ज्यादा मसल में पेन है, और इसलिए ये डॉक्टर के पास आ गया।
अब डॉक्टर तो अंतर्यामी नहीं होता ना बच्चों, कि उसको अंदर का पता चले, उस सेल का पता चले, उस सेल में जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के जंक्शन में देखे, अच्छा निकोटीन कम हुए हैं तो ये माइस्थीनिया, ऐसा तो नहीं ना। तो मसल वीकनेस है, इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटीज डेवलप होती, वन इज ऑफ योर माइस्थीनिया ग्रेविस एंड सेकंड इज कॉल्ड सीसी व्हिच इज कॉल्ड कोलिनर्जिक क्राइसिस। ओके, मतलब यहाँ पे अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पेशेंट हमारे पास आया है एंड ही सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई वीकनेस एंड हाई फटिजिबिलिटी एंड ही टेल्स कि उसको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती, सो आइदर इट इज़ दी माइस्थीनिया ग्रेविस केस एंड आइदर इट इज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस केस, क्योंकि दोनों ही केस में पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई मसल वीकनेस और हाई मसल पेन एंड फटिजिबिलिटी। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि विच इज एक्चुअली माइस्थीनिया एंड विच इज एक्चुअली कोलिनर्जिक क्राइसिस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको 3 दवाई दिखाई थी। यस मास्टर, दीज आर द 3 ड्रग्स बच्चू, लेकिन तूने देखा इसमें जो पहले 2 ड्रग्स है दोनों में ब्लू लिखे और लास्ट वाला जो ड्रग है उसको मैंने ग्रीन लिखा है। कैसा है ना बच्चा, ये जो पहले 2 ड्रग्स है दीज आर यूज फॉर द treatment of myasthenia gravis. Yes, actually these are the drugs which are used in the treatment of myasthenia gravis. These are the neostigmine and the pyridostigmine. लेकिन ये जो लास्ट वाला ड्रग है ना, इसके ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ कि इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। कैसा ड्रग है ये? एक्चुअली अ शॉर्ट एक्टिंग मतलब इट इज ओनली एक्ट अप टू 10 मिनट्स। कितनी देर तक चलता है? इट इज ओनली एक्ट अप टू दी 10 मिनट्स, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। और इस ड्रग का, अब मुझे बता, अगर ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, सिर्फ 10 मिनट तक काम करेगा, तो क्या हम इस ड्रग को उस पर्सन को खिलाकर बीमारी का पता चलवा सकते हैं? कैसे मास्टर? देख बच्चा, चल पेज पर देख, अब वो पर्सन आ गया। अब उस पर्सन में देख, ये पर्सन है, उदासीनता है उसके चेहरे पे, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम उदासीनता एंड मसल पेन, उसमें मैं उसको दे दी मैंने एड्रोफोनियम। ठीक है, एड्रोफोनियम ड्रग दे दी। एंड द एड्रोफोनियम ड्रग के 2 वैशिष्ट्य हमने देखे थे। क्या देखे थे? द एड्रोफोनियम ड्रग इज एक्चुअली अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। यस मास्टर, एंड इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इट इज ओनली वैलिड अप टू 10 मिनट्स, अप टू 10 मिनट्स, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग है। अब जैसे उस पर्सन में एड्रोफोनियम हो गए तो हुआ ऐसा, उसमें एक तो 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं उस पर्सन में दिखने की। हम दोनों पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे बच्चा। देख, अब क्या हुआ ना, जैसे ही एड्रोफोनियम उस व्यक्ति, देख सबसे पहले पर्सन सफरिंग फ्रॉम मसल वीकनेस, राइट, सो हमने उसको एड्रोफोनियम दे दी। कहाँ है मसल वीकनेस? ये रहा, वीकनेस और फटीजेबिलिटी। अब क्या हुआ ना बच्चा, आपने जैसे ही एड्रोफोनियम दे दी, जैसे ही उस पर्सन में ये ड्रग आ गई, ठीक है, जैसे उस पर्सन में ये ड्रग आ गई, इस ड्रग ने क्या कर दिया? इस ड्रग ने एसिटिल कोलिन एस्टरेज, जो आपका एसिटिल कोलिन का इनहाइबिटर था, उसको ब्लॉक कर दिया। ओ, मतलब इसने एसिटिल कोलिन एस्टरेज को बंद कर दिया। मतलब अभी एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज में होता था, दिस वाज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन, ये रुक गया। ओ, मतलब जो मेटाबॉलिज्म था, क्योंकि हमें प्रोसीजर एक थोड़ी सी क्रिया होने के बाद हमें बंद करनी थी ना, हमें एसिटिल कोलिन देने के बाद वो फिर रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करती रहेगी, तो उसके लिए हम एसिटिल कोलिन एस्टरेज था हमारे पास। तो वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज क्या करता था? उस एसिटिल कोलिन को काम करने के बाद बंद कर देता था, उसका मेटाबॉलिज्म करता था। ओके, लेकिन इस ड्रग ने क्या कर दिया? दीज आर ड्रग जिन्होंने एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ही बंद कर दिया। अब एसिटिल कोलिन एस्टरेज को बंद करने के बाद क्या हुआ मास्टर? हुआ ऐसा बच्चा, जैसे उसको बंद कर दिया,
एसिटिल कोलिन एस्टरेज को बंद करने के बाद एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन बन गया। ऑब्वियसली इसको इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था ना, अगर इसको मेटाबॉलाइज करने वाले को हमने बंद कर दिया तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, अब जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती है। क्या होता है बच्चा, देख इसका प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब क्या होता है, देख मैंने यहाँ पे एक आपको छोटी सी न्यूरॉन और उसके जंक्शंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देख आपको पता है, मैंने बताया बहुत सारे लेक्चर में बताया, दीज आर द वेसिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दी न्यूरॉन्स। और इस वेसिकल, दीज आर द एक्चुअली वेसिकल्स मास्टर, यस दीज आर द वेसिकल्स। और इस वेसिकल में होते हैं आपके एसिटिल कोलिन, यस बच्चों। सो दीज आर द वेसिकल, और इस वेसिकल में क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द एसिटिल कोलिन मास्टर। अब देख जिस तरह से इस वेसिकल को जंक्शन में आना था, इस साइनाप्स में आना था, जिस प्रकार इस एसिटिल कोलिन को इस साइनाप्स में आना था, तो साइनाप्स में आने के लिए ये वेसिकल को छोड़ देता है और सिर्फ एसिटिल कोलिन को यहाँ पे डाल देता है ये वेसिकल। अब डालने के बाद इधर ये जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के उस सरफेस पर हमारे पास दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक कॉल्ड इज एन रिसेप्टर एंड वन इज कॉल्ड एम रिसेप्टर विच आर निकोटिनिक रिसेप्टर एंड द मस्कार्निक रिसेप्टर। ये जो होता है ना, ये इस पर एक्ट करने लगता है obviously because these acetylcholine acts on the nicotinic as well as muscarinic receptor, ये एक्ट करेगा इन पर। अब तब ये तो जैसे एक्ट किया उस पर्सन की एक्टिविटी अच्छे से हुई, सो जैसे ही उस व्यक्ति की एक्टिविटी अच्छे से हुई, एक्टिविटी हो गई, लेकिन जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द माइस्थीमिया ग्रेविस उसमें क्या हो रहा था एक्चुअली में, सो जो पर्सन था माइस्थीमिया ग्रेविस में, उस पर्सन में ऐसा हुआ था कि उस पर्सन में एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। देखा, एक ही वेसिकल बचा। अब जैसे एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो जो एसिटिल कोलिन है वो बाहर कम आया, ऑब्वियसली उस वेसिकल में कम है तो सिनेप्स में कम आया। अब जैसे सिनेप्स में कम आया तो वो जितना उस रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करना था उतनी रिसेप्टर होगी क्या, नहीं स्टिम्युलेट होगी मास्टर। अच्छा, अगर वो स्टिम्युलेट नहीं हुई तो एक्टिविटी जो चाहिए वो होगी क्या, नहीं होगी। सो इफ एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई वीकनेस। समझा, दज दिस इज एक्चुअली योर माइस्थीमिया ग्रेविस। समझा बच्चा। सो इसलिए माइस्थीमिया ग्रेविस में हम क्या करते हैं, जो एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को मेटाबोलाइज करने वाला जो एस्टरेज था उसको ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उसको बंद करने के बाद एसिटिल कोलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ जाने के बाद ये रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेगी। अब चलते अपनी अगली कहानी की तरफ। समझा, डन। अब देखिए, सो यहाँ से हम आगे अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। एसिटिल कोलिन एस्टरेज का प्रोडक्शन बढ़ गया, समझा मास्टर, यस बच्चों, एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, गुड। अब जैसे ही एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, सो इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया एसिटिल कोलिन का। अब एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ गया, इट विल एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक, it will act on the nicotinic receptors, ठीक है। और मस्कार्निक निकोटिनिक रिसेप्टर, और जो टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होता है, एक्चुअली इट इज यूज्ड इन निकोटिनिक यूजेस, हेंस इट एक्ट विल ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जैसे उसने निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट कर दिया, मुझे बता माइस्थीमिया ग्रेविस अगर होता तो उस पर्सन को बेटर फील होता या नहीं होता, अब तू मुझे बता। अगर माइस्थीमिया ग्रेविस में एसिटिल कोलिन कम होने की वजह से रिसेप्टर स्टिम्युलेट नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी, लेकिन अब मैंने एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, रिसेप्टर को भी स्टिम्युलेट कर दिया, तो माइस्थीमिया ग्रेविस ठीक होगा कि नहीं होगा मास्टर,
यस, अगर इन 10 मिनट्स या फिर अराउंड 10 मिनट्स अगर उस पर्सन को, द पर्सन फीलिंग बेटर, 10 मिनट तक उस पर्सन को बेटर फील करेगा, तो इससे डॉक्टर समझ जाना कि दैट इज अ केस ऑफ माइस्थीमिया ग्रेविस। समझा? इससे टू डॉक्टर समझ जाना कि इट इज केस ऑफ माइस्थीमिया ग्रेविस। समझा? लेकिन बच्चों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई तो वो भी पॉइंट है ना। हमारे पास दो पहलू थे, हमने एड्रोफोनियम दे दी, हमने टेस्ट के लिए उसको एड्रोफोनियम दे दी, हम बस 10 मिनट तक इंतजार कर रहे हैं इसकी तबीयत खराब होगी या इसकी तबीयत अच्छी होगी। अगर अच्छी हो गई दैट इज केस ऑफ माइस्थीमिया, लेकिन खराब हुई तो मास्टर, अगर इफ द कंडीशन ऑफ द पर्सन गेट वर्सन्स, अगर उस पर्सन या फिर उस व्यक्ति की कंडीशन बहुत खराब हो गई, सो इट इज केस ऑफ कोलिनर्जिक क्राइसिस। ओके, सो एक्चुअली कोलिनर्जिक क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें कोलिन जो होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो ही आधी पहले से ही होती है, क्योंकि क्राइसिस है और हमने और बढ़ा दी, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन फील्स बेटर, सो इट इज कंडीशन ऑफ द माइस्थीमिया ग्रेविस। समझा? वेरी गुड बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइस्थीमिया ग्रेविस बच्चों। लेकिन मास्टर, तूने ये ड्रग दे दी, एड्रोफोनियम ही क्यों दी? तूने नियोस्टिगमिन क्यों नहीं दी? तूने पाइरिडोस्टिगमिन नहीं दी? मैंने बताया था कि एड्रोफोनियम इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एंड इट इज ओनली एक्ट अप टू 10 मिनट्स। इसलिए बच्चा, जब हम टेस्ट भी कराते हैं, ओके, जो अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसमें एड्रोफोनियम ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट फॉर माइस्थीमिया ग्रेविस। इसका पूरा नाम क्या है? वी कॉल्ड इट एज एड्रोफोनियम टेस्ट फॉर माइस्थीमिया ग्रेविस। लेकिन एड्रोफोनियम नाम से कोई पहचानता नहीं है एक्चुअली में, बिकॉज जो फार्मा पढ़ते हैं उनको ही पता है कि एड्रोफोनियम ऐसी ड्रग होती है, लेकिन मार्केट में एड्रोफोनियम तो उनको नहीं पता होता, इसलिए मार्केट में इट इज कॉल्ड टेंजिलियन टेस्ट। तू सर्च करेगा गूगल पे तो तुझे मिल जाएगा। इट इज एक्चुअली ए टेंजिलियन टेस्ट एंड मार्केट नेम होता है इसका, इट इज एक्चुअली ए टेंजिलियन टेस्ट। समझा बच्चा? यस मास्टर। सो इधर तक हमें पता चल गया कि माइस्थीमिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थीमिया ग्रेविस हम इस्तेमाल करते हैं। अब तुझे पता चल गया एड्रोफोनियम से माइस्थीमिया ग्रेविस। अगर चल, अब वो पर्सन है, वो पर्सन को उदासीनता थी, ठीक है, अब उस पर्सन का तेरे को पता चल गया, द पर्सन गेट डायग्नोस्ड विद माइस्थीमिया ग्रेविस। if a person it is get diagnosed with myasthenia gravis, तब तू उसे एड्रोफोनियम नहीं दे सकता। एड्रोफोनियम से उसकी कंडीशन अच्छी हो रही थी, मानता हूँ, लेकिन एड्रोफोनियम से शॉर्ट एक्टिंग ड्रग बच्चा, थोड़े से तूने दे दी, 10 मिनट बाद उसकी कंडीशन फिर से खराब, दे दी 10 मिनट फिर खराब, तो तूने ऐसे देता रहना, वो अरे बाप रे उसका लिवर फेल हो जाएगा उसकी वजह से। सो एड्रोफोनियम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वी हैव टू यूज अ ड्रग for in this condition we can use the drug which is first drug called as neostigmine. कौन सी ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं? we actually use neostigmine। ओह, मतलब इस कंडीशन में, इस एस्पेक्ट में, इस पर्सन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नियोस्टिगमिन इस्तेमाल। चलिए फिर नियोस्टिगमिन का वापर देख लेते बच्चों। देख बच्चों, अब हमने जैसे बताया था कि नियोस्टिगमिन ड्रग है, इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन बोथ द रिसेप्टर एज वेल निकोटिनिक एज वेल एज द मस्कारिक रिसेप्टर। अब जैसे इस निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम कर दिया तो निकोटिनिक में भी दो आते हैं, कॉल्ड न्यूरो एन 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 एम। अभी एक्चुअली ये एन एम पर ही काम करेगा बिकॉज माइस्थीमिया ग्रेविस है, मसल का है, तो मस्कुलर पे एन एम पर काम। लेकिन नर्व टू नर्व क्या हो जाता है ना, एक्चुअली इतना सफिशिएंटली वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर नर्व टू नर्व को स्टिम्युलेट करना है तो वहाँ पे डोसेस हाई लगती है या फिर बहुत पिक्युलर डोसेस लगती है, तो वहाँ पे वो स्टिम्युलेट होकर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो अब जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या फिर एनएम रिसेप्टर को स्टिम्युलेट कर दिया, कैसे करेगा ये? एक्चुअली इट ब्लॉक्स दी एसिटिल
कॉलिन एस्टरेज। अगर एसिटिल कॉलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर दिया तो एसिटिल कॉलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही मात्रा बढ़ गई, जो पोस्ट सिनेप्टिक सरफेस थी न्यूरॉन की, उस पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर थे, एक्चुअली में उस पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर थे, दिस निकोटिनिक रिसेप्टर गेट स्टिम्युलेटेड बच्चा। और जैसे ही वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, जैसे ही स्टिम्युलेट हो जाते हैं, द पर्सन feels better and a treatment for myasthenia gravis बच्चा, राइट? हाँ, लेकिन बच्चों इतना तो पता पर्सन फील होगा। ओके, फिर तू बोलेगा मास्टर उसके चेहरे पे हंसू आ जाएगा क्योंकि वो उदासीनता नहीं, अब वो हसीनता चेहरा बन जाए। लेकिन बच्चों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने पिछले स्लाइड में भी ये वाक्य बताया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब मास्टर देख, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, वैसे न्यूरोस्टिग्मिन मस्कार्निक रिसेप्टर पे भी काम करेगा। और बाप रे मास्टर, मतलब फिर से फ्री गिफ्ट, फिर से गंदी गंदी गिफ्ट मिलेगी उसको। ये बच्चों मतलब क्या, देख, अब जैसे मस्कार्निक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इट विल एक्चुअली स्टिमुलेट टू M1। अब जैसे M1 को स्टिमुलेट करेगा, इट इज एक्चुअली अ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। सो M1 कहाँ होता है? खाओ पियो दिल लगाओ बाकी का, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्टमक। सो स्टमक को स्टिमुलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक, सो एक्चुअली कॉल्ड HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एंड द पर्सन इज सफरिंग फॉर अ हाइपर एसिडिटी। ओके, फिर उसके बाद ये M2 को भी स्टिमुलेट करेगा। एक्चुअली M2 कहाँ प्रेजेंट होता है? खाओ पियो दिल लगा, सो M2 प्रेजेंट इन द हार्ट एक्चुअली। सो हार्ट में क्या करेगा? एक्चुअली इट इज कॉल्ड द हार्ट रेट को क्या करेगा? हार्ट रेट को कम करेगा। ओके, इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, कॉल्ड एज ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, फिर M3, सो GIT में होगा। सो GIT में क्या होगा? GIT के स्टिम्युलेशंस बढ़ जाएंगे, GIT को स्टिम्युलेट करेगा। GIT को जैसे स्टिम्युलेट करेगा, द पर्सन इज गेटिंग डायरिया। ओके, फिर उसके बाद अगर आँख में है तो ऑब्वियसली आँख में भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन दी आई अल्सो द प्यूपिल अल्सो कंसिस्ट ऑफ द M3 रिसेप्टर। सो जैसे ही प्यूपिल को हमें पता है कि M3 रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करती है प्यूपिल को वो दैट इज अ कॉल्ड एज अ मियोसिस, प्यूपिल को मियोसिस कर जाती है। यस बच्चों, कंट्रैक्शन तो प्यूपिल कराएगी। फिर उसके बाद ब्लैडर में भी हमारे M3 रिसेप्टर होते हैं। ब्लैडर को क्या करेगा M3 रिसेप्टर? ब्लैडर को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ब्लैडर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? उस पर्सन में यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसको थोड़ी देर में यूरिन बहुत ज़्यादा पास करनी पड़ेगी। मतलब उस पर्सन में देखना, इतना सारा फ्री गिफ्ट मिला उसको, नहीं चाहिए या फ्री गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, तो फिर न्यूरोस्टिग्मिन इस्तेमाल नहीं करेगा मास्टर, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड इट इज अ ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस। हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए, लेकिन तो क्या करें? इसके लिए द साइंटिस्ट इन्वेंट न्यू टेक्निक कि हम इसको एक ड्रग की कॉम्बिनेशन में दें। मतलब न्यूरोस्टिग्मिन तो हमें देनी है, लेकिन उसके साथ हम ऐसी कुछ तो ड्रग दे दें कि जो ड्रग क्या करेगी, जो ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर पर तो काम करेगी क्योंकि हमें ये सारे एक्शंस चाहिए, लेकिन मस्कारिन को ब्लॉक कर देगी। ऐसी कौन सी ड्रग है मास्टर? दिस इज ड्रग नन अदर देन एट्रोपी। यस बच्चा, अपने बुक में लिख लो कहीं पे, एट्रोपिन ओनली एक्ट्स ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, इट blocks the muscarinic, very important point।
ठीक है, क्योंकि एट्रोपिन ऐसी ड्रग होती है जो मस्कार्निक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और सिर्फ और सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि हम जब माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट देते हैं तब सिर्फ नियोस्टिगमिन देकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर्सन को बहुत सारी फ्री गिफ्ट फ्री में मिल रही है। इसलिए वी हैव टू गिव एट्रोपिन इन कॉम्बिनेशन, बिकॉज एट्रोपिन ब्लॉक्स ऑल द मस्कार्निक रिसेप्टर, हेंस उस पर सिर्फ निकोटिनिक काम करे। डन, वेरी गुड मास्टर, वेरी थैंक यू बच्चों। ओके, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट द myasthenia gravis. We have the second use of our निकोटिनिक यूजेस में, निकोटिनिक यूजेस में हमारा जो वाटर सोल्यूबल ड्रग का सेकंड यूज है, एज यू हैव टू यूज इन द कोबरा पॉइजनिंग। सिंपल है, कोबरा पॉइजनिंग में भी हम क्या करते हैं, इन द कोबरा पॉइजनिंग ऑल्सो वी यूज टू ड्रग्स विच आर एक्चुअली नियोस्टिगमिन in combination with atropine. Okay, so these are very important bacha. So we have these two drugs in combination. These are actually the two drugs. Okay, neostigmin and atropine, these are the drugs which are in combination जो हम कोबरा पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चा, अगर एट्रोपिन यूज नहीं की तो वो मस्कार्निक पर काम करेगी, मस्कार्निक पर काम करने के बाद डायरिया, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, हाइपर एसिडिटी, ये सारे फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। इसलिए हमें तो ये इस्तेमाल करनी है। लेकिन हमने निकोटिनिक नियोस्टिगमिन इस्तेमाल की तो ये किस पर वर्क करेगी, दिस विल वर्क इन दी NN जंक्शन। Actually, it is also works in the NM junction because there is a neuromuscular, because this nerve to muscle junction होता है, nerve to nerve। अब ये जो होता है आपका कोबरा पॉइजनिंग के बाद, तो क्या हो जाता है, जब कोबरा बाइट करता है तो उसका जो पॉइजन है दैट गोज इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाने के बाद दैट कॉजेस मसल वीकनेस, हेंस इसलिए हमें नियोस्टिगमिन देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्सन में भी मसल वीकनेस होगी, उसमें भी फैटिजेबिलिटी होगी। इसलिए इन द कोबरा पॉइजनिंग वी यूज अ ड्रग नियोस्टिगमिन एंड एट्रोपिन एज फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस। बट बच्चा, देयर इज अ क्वेश्चन कम्स, the very important question comes कि what is actually a drug of treatment in cobra poison? This is the drug of choice. This is the drug of choice in the cobra poison. But actually what is the drug of treatment? मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जिससे हम ट्रीटमेंट करेंगे, और ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको चॉइस, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज नियोस्टिगमिन एंड दी एट्रोपिन। बट देयर इज एन ड्रग विच इज drug of treatment, it is nothing but anti-venom. Yes, it is very important. तुझे पता है कि अगर कोबरा की पॉइजनिंग हो रही है तो हमें एंटीवेनम देना पड़ेगा, सो इट इज वेरी मैंडेटरी, वरना उस पर्सन इज गोइंग टू डाई। बिकॉज एंटीवेनम ऐसा होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ करा सकता है। ओके, so this lecture we seen about nicotinic uses. In the next lecture we have to see the muscarinic uses. ठीक है, बस उसमें भी दो है जिसमें ऐसे थे। ओके, so this is all about this video. Hope you like this video. Keep sharing. आपको ये वीडियो कैसा लगा, do let me know in the comment section. Okay, and इसी तरह अपने वीडियोस को, फार्मा के भी वीडियोस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।